नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मापन के विषय में चर्चा की थी। अब हम मूल्यांकन के विषय में चर्चा करते हैं। मापन और मूल्यांकन आपस में जुड़ा हुआ है, संबंधित है। मूल्यांकन को समझने के लिए हमें मापन को समझना आवश्यक है। मापन में आपने देखा कि विभिन्न प्रकार की विधियों प्रविधियों के द्वारा व्यक्ति एवं वस्तु के व्यवहार एवं गुणों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और यह जो संख्यात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण है वह एक निश्चित आंकड़ों या निश्चित संख्या के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। भौतिक मापन में निश्चितता होती है, लेकिन मानव के व्यवहार में निश्चितता न होकर अनिश्चितता होती है। मानव के व्यवहार को आप किसी निश्चित आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर सकते। जैसे आप किसी व्यक्ति की ऊंचाई 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच ऐसा करके प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के स्वभाव को आप अंकों में या प्रतिशत में प्रस्तुत नहीं कर सकते। मापन में सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी यही है कि उसमें संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और गुणात्मक विवरण को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। मापन के माध्यम से यह तो बताया जा सकता है कि व्यक्ति कितने प्रतिशत अंक ला रहा है, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि वह उतने प्रतिशत क्यों ला रहा है या उतने प्रतिशत लाने के लिए कौन कौन से उसे कारक प्रेरित कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मापन में आने वाली विभिन्न कमियों को दूर करने के लिए हम मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। मापन एक पक्षीय होता है, जबकि मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है। मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्ति के विभिन्न पक्षों की जांच की जाती है और जांच करने के साथ साथ विवरणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके कारणों को समझने एवं जानने का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन वास्तव में शैक्षिक प्रक्रिया का ही एक भाग है। इसीलिए मापन के स्थान पर शिक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन का प्रयोग किया जाने लगा। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मूल्य धन अंकन। मूल्य यानी कि उस व्यक्ति या वस्तु में कौन कौन सी विशेषताएं, गुण इत्यादि मौजूद हैं, और उन गुणों एवं विशेषताओं को जांचना या आंकने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन के माध्यम से किसी वस्तु व्यक्ति के भीतर मौजूद गुणों एवं विशेषताओं को जांचा जाता है, परखा जाता है, और यही जांचने एवं परखने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन के अंतर्गत केवल संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, संख्यात्मक विवरण के साथ साथ गुणात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। मूल्यांकन की परिभाषाएं इस प्रकार है। क्विलिन तथा हन्ना के अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना एवं उनकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। जेम्स एम ली के अनुसार मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा तथा स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्र की प्रगति की जांच है। उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मूल्यांकन विद्यालय में विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति की जांच है कि वह किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, किस प्रकार से वह अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है। मूल्यांकन की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता सतत चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कक्षा में या विद्यालय के भीतर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बालक करता है, और उन सभी प्रकार की गतिविधियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यानी जब हम शिक्षा प्रक्रिया की बात करते हैं तो मूल्यांकन भी स्वतः उसमें शामिल हो जाता है, और समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन होता रहता है। तीसरी विशेषता है व्यापकता। व्यापकता से तात्पर्य मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति के विभिन्न पक्षों की जांच की जाती है। विभिन्न पक्षों से तात्पर्य बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक इत्यादि सभी पक्ष। अगला संख्यात्मक एवं वर्णनात्मक स्वरूप।
मूल्यांकन के अंतर्गत संख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों प्रकार की प्रस्तुतिकरण की जाती हैं। इसके पहले जैसे हमने देखा था, मापन के अंतर्गत केवल संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण की जाती थी, लेकिन मूल्यांकन के अंतर्गत संख्यात्मक और वर्णनात्मक, जिसको हम कहते हैं गुणात्मक, दोनों प्रकार का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। दोनों प्रकार से बच्चे की योग्यता, क्षमता एवं गुणों की जांच की जाती है। अगला, सुधारात्मक स्वरूप। मूल्यांकन की यह भी विशेषता है कि इसका स्वरूप सुधारात्मक होता है। सुधारात्मक कहने का तात्पर्य मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्ति के गुणों, योग्यताओं और क्षमताओं की जांच की जाती है और इस जांच का उद्देश्य सुधारात्मक होता है, यानी उनमें जो कमियां उत्पन्न हो रही हैं उन कमियों को दूर करना है। मूल्यांकन के माध्यम से हमें पता चलता है कि वह गणित के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का हल नहीं कर पा रहा है। इसके बाद हम बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं और इस उपचारात्मक शिक्षण के बाद उसकी विषय संबंधी समस्या का समाधान हो जाता है। इसीलिए मूल्यांकन को सुधारात्मक भी कहा जाता है। अगला, छात्र विकास से संबंधित। मूल्यांकन की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह छात्र विकास से संबंधित होती है। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल बच्चों की योग्यता एवं क्षमता की जांच करना नहीं है, बल्कि मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों या बच्चों का विकास किया जाता है। मूल्यांकन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चों के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण प्रस्तुत करते हैं, जिससे छात्र का निरंतर विकास होता है। अब हम देखते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। मूल्यांकन का सर्वप्रथम उद्देश्य है पूर्व कथन या भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन। मूल्यांकन के माध्यम से हम यह बता सकते हैं कि बालक किस विषय में कितनी प्रगति कर रहा है और कितनी प्रगति कर सकता है। इसके साथ साथ हम यह भी बता सकते हैं कि उसे किस विषय में किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की समस्याएं बच्चों के सामने उत्पन्न होती हैं। मूल्यांकन के माध्यम से हम उन सभी प्रकार की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं और उन समस्याओं को जानने के बाद आवश्यकता अनुसार बच्चों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य भी बच्चों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना है। तीसरा बिंदु हम देखते हैं तुलना, कंपैरिजन। यहाँ पर तुलना को नकारात्मक रूप में न लेकर सकारात्मक रूप में लेते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से विभिन्न बच्चों की क्षमताओं एवं योग्यताओं का ज्ञान होता है, जिससे हम उनमें आपस में तुलना कर सकते हैं और इस तुलना के माध्यम से हम बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं या बच्चों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। अगला बिंदु संशोधन या मॉडिफिकेशन। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की योग्यताओं और क्षमताओं की जानकारी प्राप्त करने के बाद उनमें संशोधन करना है। संशोधन करने से तात्पर्य यह है कि ऐसी योग्यताएं एवं क्षमताएं जो बच्चों में होनी चाहिए और नहीं हैं, उन योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला बिंदु हम देखते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण करना है। यहाँ पर पुनः वर्गीकरण को हम नकारात्मक रूप में न लेकर सकारात्मक रूप में लेते हैं। वर्गीकरण के माध्यम से हम बच्चों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं और यह विभाजन शैक्षिक दृष्टिकोण से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अलग अलग वर्गों में बच्चों को रखकर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चे होते हैं और एक ही कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चों को एक साथ रखकर शिक्षा प्रदान करना तुलनात्मक रूप से कठिन होता है। इसलिए मूल्यांकन के माध्यम से जब हम वर्गीकरण कर पाते हैं
तो इन वर्गीकृत बच्चों को अलग अलग समूह में रखकर, अलग अलग वर्ग में रखकर हम आसानी से शिक्षा प्रदान कर पाते हैं। अगला बिंदु निदान, डायग्नोसिस। निदान का तात्पर्य यहाँ पर समस्या का पता लगाने से है। मूल्यांकन का उद्देश्य निदान करना या समस्या का पता लगाना भी है। मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों में मौजूद विभिन्न प्रकार की क्षमताओं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी हम आसानी से पता लगा पाते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य अत्यंत ही व्यापक है। इस बात को समझना आवश्यक है कि जब हम मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं तो मूल्यांकन के अंतर्गत मापन भी होता है। मापन मूल्यांकन का एक भाग है और मूल्यांकन मापन के बिना नहीं हो सकता। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि मूल्यांकन में संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए मापन और मूल्यांकन दोनों आपस में अंतः संबंधित है, आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक हम मापन को नहीं समझेंगे तब तक हम मूल्यांकन को नहीं समझ सकते। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।